तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में एसी जनरेटर कर लिया था, है ना। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं डीसी जनरेटर, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो बहुत सारी थ्योरी है, इसलिए फिर से थ्योरी नहीं लिख रहा, मैं आपको पीडीएफ शेयर करके यहीं पे समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, है ना। तो आप देखो, सबसे पहला पॉइंट कि डीसी जनरेटर में अगर हम देखें तो उसका बच्चों प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल वही है जो आपने एसी जनरेटर का पढ़ा है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब किसी भी कॉइल से व्हेन अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी भी क्लोज लूप से चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है बच्चों, वो प्रोड्यूस होता है इन द कॉइल, है ना। अब हम बात करें, जैसे हमने एसी जनरेटर में कंस्ट्रक्शन की बात की थी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें भी कितने कंपोनेंट्स हैं, देखो बच्चों, 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स। पहला जो कंपोनेंट है जैसे एसी जनरेटर में था, सेम है, दैट इज फील्ड मैग्नेट। तो देखो फील्ड मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ पोल होता है उसमें, और ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर जनरेट करते हैं ना। तो आई होप ये तो वैसी चीज है। आर्मेचर भी आप लोग जानते हो, तो आर्मेचर में भी आप लिख सकते हो, आर्मेचर इज अ कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉपर माउंटेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। आर्मेचर को अभी डायग्राम देखेंगे तो PQRS है ना, उसमें कंस्ट्रक्शन समझेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमने देखा था कि जो रिंग्स थी वो कैसी रिंग्स थी स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो अगर आपने एसी जनरेटर में ध्यान दिया तो वहां पर वो स्लिप रिंग्स थी। यहाँ पे स्लिप रिंग्स नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। वहां पे याद होगा तो आपको ये पूरी पूरी रिंग्स थी, देखो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है। लेकिन ये डीसी डीसी और एसी में यही अंतर है बच्चों कि वहां पर आपका पूरी रिंग्स थी जिनको हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्लिप रिंग्स नहीं है, ये स्प्लिट है। यानी कि जैसे एसी जनरेटर में बच्चों पूरी पूरी रिंग्स थी, अगर आपने डायग्राम देखा हो, ऐसे एक वायर इस तरीके से ज्वाइन होता था और एक और पूरी पूरी रिंग होती थी, दूसरा वायर इससे ज्वाइन होता था, फिर यहाँ पे कॉइल होता था मैग्नेट के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखो ये स्प्लिट रिंग्स हैं, इनको स्प्लिट कर दिया गया। जब ये पूरी पूरी रिंग्स थी तो फिर वो एसी करंट दे रहा था, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वर्किंग में हमने देखा था। अब यहाँ पर क्योंकि ये स्प्लिट रिंग्स हैं तो इससे ये फायदा होता है कि अब जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा, ये बेनिफिट होता है। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर सेम है, वही डायग्राम है, सब कुछ वही है, बस अंतर क्या होता है रिंग्स का। यहाँ पे स्प्लिट में रिंग होती है और वहां पे स्लिप रिंग्स होती है, वहां पूरी पूरी रिंग्स होती है, बस ये अंतर, और कुछ भी नहीं। तो आप देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अ स्प्लिट रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया है। R1 और R2 बोल दिया हमने, एक पूरी रिंग को 2 पार्ट में कट कर दिया गया, दोनों के बीच में गैप डाल दिया गया है, तो उसको स्प्लिट कर दिया गया है। तो एक को हमने नाम दिया R1 और फिर ये ब्रशेस वही है बच्चों, ग्रेफाइट के बने होते हैं ना। तो दीज रिंग रोटेट विद आर्मेचर, तो आर्मेचर के साथ ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये रोटेट करेंगी, है ना। रोटेशन देखो क्लॉकवाइज है रिंग का। और ये परमानेंट मैग्नेट है जिनको हम फील्ड मैग्नेट बोल रहे हैं। ये नॉर्थ पोल आपको दिखाई दे रहा होगा और ये साउथ पोल है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों हमारी, वो लेफ्ट टू राइट होगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जो आपका स्प्लिट रिंग्स हैं वो 2 ब्रशेस से जुड़े हुए हैं बच्चों, कॉन्टेक्ट या फिर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हम बोले, B1 B2। तो ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, इसमें भी लिखा हुआ है। तो स्प्लिट रिंग्स जो है वो कॉन्टेक्ट मेंटेन करते रहते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट मेंटेन करते रहते हैं ब्रश के साथ, और फिर से एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया गया है ना। अभी चलिए मैं यहाँ पे नीचे आपको बताता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। तो हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम और देखते हैं। तो देखिए कंप्लीट करते हैं डायग्राम। तो वो 4 जो है वो वैसे ही है बच्चों, एसी जनरेटर जैसे ही है कंस्ट्रक्शन। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जो है आपका स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग है, उसको स्प्लिट कर दिया गया, बस, और कोई अंतर नहीं है, है ना। अब देखो वर्किंग क्या है भाई, जब ये आर्मेचर आप रोटेट करोगे तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो ये वाला जो देखो आपको यहाँ पे आर्मेचर दिखाई दे रहा है PQRS, PQRS देखो आप, ये आर्मेचर है ना PQRS। तो ये वाला जो है सेक्शन कौन सा बच्चों, RS सेक्शन। जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल रखी है और इसको क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो ये वाला जो सेगमेंट है PQ वाला, ये PQ वाला सेगमेंट देखो बच्चों, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। और RS सेगमेंट वाला जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में राइट की तरफ है, देखो ये तो बना ही हुआ है। तो आप यहाँ पे फिर से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं। जब आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे तो आप ऊपर की डायरेक्शन में मोशन है, तो इसकी डायरेक्शन में आप क्या रखें बच्चों, थंब को रखें, राइट हैंड का
तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिख लें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर रखें, तो आप देखेंगे बच्चों अगर राइट हैंड की 4 फिंगर जो है वो आप राइट साइड रखते हो और थंब को अप साइड रखते हो, राइट हैंड रूल लगा के आप देखो, तो फिंगर जो है वो कहां पे रखो बच्चों, 4 फिंगर राइट साइड, और थंब कहां रखो, ऊपर साइड, और तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखो। तो आप देखोगे जो आपकी उंगली है बच्चों, मिडिल फिंगर है, वो ऊपर की तरफ आएगी, पी से क्यू की तरफ। तो देखो पी से क्यू की तरफ करंट इंड्यूस होगा, ये देखो पी से क्यू की तरफ आपका करंट इंड्यूस हो रहा है। और फिर ये अगर नीचे वाले में देखोगे तो उसमें अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे तो आप देखेंगे कि ये आर की तरफ, आर से एस की तरफ आपका जो है करंट इंड्यूस हो रहा है, आर से एस की तरफ ऐसे नीचे, यानी करंट हो रहा है पी क्यू आर एस, करंट घूम रहा है अभी पी क्यू आर एस, है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्किंग में। फिर देखो ये एस से करंट जो है वो नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली बात है करंट जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, मतलब करंट फिर ऐसे जाएगा, फिर इस रिंग से ऊपर जाएगा, फिर पी से क्यू जाएगा, क्यू से आर आएगा, आर से एस आएगा, फिर एस से नीचे आएगा, और यहाँ पे फिर राइट टू लेफ्ट। तो अभी देखो फर्स्ट कंडीशन में जो आपकी कंडीशन, जो फर्स्ट केस है वर्किंग का, उसमें जो करंट है आपकी वो कहां से कहां फ्लो हो रही है बच्चों, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये देखो ये वर्किंग में लिखा भी है, देखो वर्किंग भी हम पढ़ लेते हैं। एज द आर्मेचर is rotated, the number of magnetic field lines of forces passing through the armature coil changes. Because of this, induced EMF and induced current flows in the coil. We will understand the direction of current into two parts. दो पार्ट में आप समझ सकते हो। तो अगर आप ये फिगर देख रहे हो तो इसमें लिखा है कि आर्मेचर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन। जब ये स्टार्ट किया है तो जो पी क्यू आर एस है उसको हॉरिजॉन्टल मान लिया गया है, तो जो सेगमेंट पी क्यू है बच्चों, तो पी क्यू सेगमेंट इज मूविंग अपवर्ड एंड सेगमेंट आर एस इज मूविंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू क्यू एंड फ्रॉम आर टू एस। तो पी क्यू टू क्यू एंड आर टू एस। तो करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट, करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखो राइट टू लेफ्ट मैंने आपको बताया ना डायरेक्शन, इन द एक्सटर्नल सर्किट थ्रू रेजिस्टेंस आर। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्किंग समझ में आया होगा। अब जैसे ही बच्चों ये हाफ रोटेशन हो जाएगा तो ये Q वाला पॉइंट जो है और P वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, और ये घूमकर R और S वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। अब देखें हम सेकंड पार्ट ऑफ द वर्किंग में, अगर ये डीसी जनरेटर है तो इसको डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करना है, तो डायरेक्ट करंट में सेकंड हाफ में भी आपका जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए बच्चों वो कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट। तभी तो आप बोलोगे कि हाँ भाई कि यहाँ पर जो है करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वो डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको डीसी जनरेटर बोल रहे हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट वाला केस देखते हैं ना। तो यहां से देखें बच्चों इस तरीके से अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज पे चलें, जो अब अनदर हाफ है जो पार्ट है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, जब ये रोटेट कर जाएगा तो पिछले डायग्राम से अगर आप देखोगे तो क्यूपी इधर था तो ये इधर आ गया और घूमकर ये इधर आ गया। तो रिंग R1 जो थी वो P से कनेक्टेड थी, तो रिंग R1 इधर आ गई, और जो रिंग 2 थी वो किससे कनेक्टेड थी बच्चों, S से, तो वो S से ही कनेक्टेड है। फिर से रोटेशन तो ऐसे ही हो रहा है। तो अब जो QB वाला सेगमेंट है वो डाउनवर्ड, QP वाला जो सेगमेंट है बच्चों वो कैसे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो RS सेगमेंट है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अपवर्ड सेक्शन में। तो अभी भी करंट जो है वो S से R जाएगी, और बच्चों यहाँ पे जो करंट है वो Q से P आएगी, Q से P आएगी, है ना, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ। तो अभी भी देखो ये P से अगर Q से P आ रही है करंट, तो ये करंट आई तो ये R1 से होते हुए ऐसे आएगी करंट, और ऐसे आएगी तो रेजिस्टेंस में अभी भी करंट देखो बच्चों राइट टू लेफ्ट जा रही है। देखो आप जो करंट है वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ही है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी अनदर हाफ रोटेशन में बच्चों करंट की डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हुई। करंट की डायरेक्शन जो पहले थी एक्सटर्नल सर्किट में, करंट की डायरेक्शन अभी भी एक्सटर्नल सर्किट में राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब ये कैसी करंट प्रोड्यूस कर रही है, कैसा जनरेटर है बच्चों, तो ये है आपका डीसी जनरेटर, है ना बच्चों, ये आपका डीसी जनरेटर। देखो ये एक्चुअली में 3D मॉडल भी दिया है तो आप उसमें फिगर में देख सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से आपको वर्किंग समझ में आई होगी। तो ये वर्किंग भी हम जल्दी से पीछे वाले पेज में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या बोला गया है, तो ये डायग्राम आप लोग ध्यान में रखिएगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम फिर से बैक पेज पे जाएं इसकी वर्किंग को पढ़ने के लिए, तो देखो ये लिखा है बच्चों, है ना,
तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन व्हेन PQRS इज अगेन हॉरिजॉन्टल द सेगमेंट RS इज मूविंग अपवर्ड। आप लोग डायग्राम देख चुके हैं, वो अपवर्ड मूव कर रहा था, और QP जो सेगमेंट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था। तो बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द करंट फ्लोज फ्रॉम S to R। तो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाओगे तो वहां पे S to R करंट फ्लो करेगी और Q to P कर रही है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, देखो बच्चों, दस इन डीसी जनरेटर द करंट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन थ्रू रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, therefore current produced is called direct current। और लिखा है दिस हैपेंस ड्यू टू द स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट। स्लिप रिंग अरेंजमेंट से AC बनती है और जबकि स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट से DC बनती है। तो मोटर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है बच्चों, बस DC और AC बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। बस अंतर क्या होता है कि AC में आपका स्लिप रिंग्स होती हैं और DC में आपकी स्प्लिट रिंग्स होती हैं। तो अगर सोचो कि आपके पास AC जनरेटर है तो आप उसको DC बना सकते हो, आप स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग रखें। दस अ स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा और ये पूरा DC जनरेटर का केस भी क्लियर होगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे इसी चीज को, ये जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ किसका अरेंजमेंट है वो AC से DC में कन्वर्ट करता है, तो स्लिप रिंग की जगह यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स हो जाती है, और कोई भी अंतर नहीं। तो इसको आपको याद भी रखना चाहिए कभी भी आपको DC जनरेटर के लिए पूछा जाए। तो देखिए ऊपर ये चीज लिखी भी है इसमें, तो ऊपर अगर हम पढ़ें जो मेमोराइज वाला पॉइंट है आपका, ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है इफ अ जनरेटर हैज अ स्लिप रिंग अरेंजमेंट देन ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटर। अगर जनरेटर में स्लिप रिंग अरेंजमेंट है तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है। एंड इफ अ जनरेटर हैज स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट तो डीसी करंट इज प्रोड्यूसेस, तो फिर वो डीसी करंट जनरेट करता है। और ये भी याद रखेंगे बच्चों, व्हेन अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप is rotated in a uniform magnetic field, the number of magnetic field lines through the loop changes. This produce an induced EMF or induced current in the loop. So this is the basis of generating alternating current all over the world। तो पूरे विश्व में इसी AC जनरेटर को ही यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट हर देश में प्रोड्यूस किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का फायदे भी होते हैं डीसी करंट के ऊपर, अभी हम वो देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लेकिन अभी मेरे ख्याल से आपको डीसी जनरेटर तो बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो वैसे ही है एसी जनरेटर जैसा कोई खास फर्क नहीं है, बस स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग्स का अंतर है ना। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर है ये बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे घरों में जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, वो कैसे फॉर्म है, कैसे बनी हुए हैं, कैसे हम कनेक्शन करते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। तो आप लोगों को देखो ये डायग्राम दिया है, तो इस तरीके का सॉकेट आप सभी के घर में आपको मिलता है, सभी ने ये देखा हुआ है। तो ऐसा कोई बच्चा बोल नहीं सकता कि सर मैंने नहीं देखा, है ना। सबने अपने जीवन में देखा है। जब से आप यहाँ पे इस दुनिया में जन्म लिया है, तो आप किसी कमरे में जन्म लेते हैं तो वहां पे आपको पक्का ये सॉकेट दिख जाते हैं। तो ये 3 पिन प्लग बोला जाता है बच्चों, 3 पिन प्लग, है ना। जैसे ये एक डिवाइस है तो इसमें 3 पिन प्लग होते हैं, तो इस तरीके से आपने प्लग देखा होगा और ऐसे सॉकेट भी देखे होंगे। तो एक्चुअली में ये जो 3 सॉकेट दिख रहे हैं आपको, इसमें 3 जो प्लग दिख रहे हैं वो अलग अलग उनको नाम दिया गया है और स्विच रहता है। तो क्या क्या नाम है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू मस्ट हैव सीन अ 3 पिन सॉकेट इन योर हाउस, इट इज यूज्ड टू रन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये सॉकेट हमेशा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने में काम आता है। विच इज फिटेड विद द पिन प्लग। देखो ये पिन प्लग जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो 3 पिन है इन द प्लग्स आर, ये 3 प्लग का क्या क्या नाम है ये देखना है। तो पहला जो प्लग है बच्चों वो है लाइव पिन, उसको लाइव पिन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो पिन होता है ये हमेशा रेड कलर के वायर से कनेक्टेड होता है ना, रेड कलर के वायर से। मतलब अगर प्लग का वायर काटोगे, ऊपर की कोटिंग हटा दोगे, तो अंदर आपको 3 वायर दिखाई देंगे। तो जनरली जो कन्वेंशन लेते हैं, बाकी अब कुछ चेंज हो जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन जो लाइव वायर वाला पिन है, लाइव पिन है, उसको हमेशा रेड कलर के वायर से, ये हमारा कन्वेंशन लिया गया है, रेड कलर के वायर से आपको
कॉपर वायर को इंसुलेट करना चाहिए, मतलब जो उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, प्लास्टिक की लेयर होती है, वो रेड कलर की होनी चाहिए। फिर ये जब कनेक्ट किया जाता है सॉकेट से, तो मान लो ये लाइव वायर है, तो इस लाइव वायर को जब सॉकेट से कनेक्ट किया जाता है तो बच्चों इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हाइयर पोटेंशियल होता है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो जिस सॉकेट में आपने कभी देखा होगा कि सॉकेट में आपने टेस्टर घुसाया हुआ, अगर एक सॉकेट में जब आप टेस्टर लगाते हो तो उसमें आपकी टेस्टर की लाइट नहीं जलती है, लेकिन दूसरे सॉकेट में आप जब टेस्टर लगाते हो तो उसमें लाइट जलती है। तो वो जिसमें लाइट जलती है वो लाइव वाला सॉकेट होता है, लाइव पिन वाला सॉकेट होता है। तो उसमें हाइयर पोटेंशियल पे होता है वो सॉकेट, यानी कि कितना 220 वोल्ट, हाई पोटेंशियल वायर भी बोलते हैं उसको, है ना, जो रेड कलर का वायर होता है। उसके बाद इसमें जो दूसरी पिन होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों न्यूट्रल पिन। तो न्यूट्रल पिन जो है वो अमूमन ब्लैक कलर के वायर से, कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर ब्लैक कलर की प्लास्टिक लेयरिंग रहती है, और ये जब कनेक्ट किया जाता है सॉकेट में तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो लो पोटेंशियल होता है, दैट इज 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट पे होता है ना। तो एक लाइव वायर है जो रेड कलर वाला है, उसमें हाइयर पोटेंशियल पे 220 वोल्ट, और दूसरा वाला जो है वो लो पोटेंशियल पे 0 वोल्ट। तो जब भी आप किसी अप्लायंस को वहां कनेक्ट करते हो तो अप्लायंस के अक्रॉस आपको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। और आपको पता है बच्चों, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्जेस फ्लो नहीं करते, और चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि we know that current flows from high potential to low potential, thus a current flows into an electrical appliances by live wire and comes out from the neutral wire। तो हाइयर पोटेंशियल से करंट एंटर होती है लाइव वायर से, और न्यूट्रल वायर से बाहर आ जाती है ना। तो इस तरीके से करंट घूमती रहती है। आई होप आपको ये दोनों पिन की कहानी समझ में आई होगी। फिर अगर हम नीचे चले बच्चों, तो फिर जो तीसरी पिन है जिसमें इसको अर्थ पिन कहा गया है, जो सबसे बड़ी ऊपर एक सिंगल पिन देखते हैं, अर्थ पिन। तो ये अर्थ पिन जो है, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि वाई अर्थ पिन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो लाइव और न्यूट्रल से ही मिल गया। तो अर्थ पिन की क्या जरूरत है, वाई अर्थ पिन रिक्वायर्ड व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट ऑटोमेटिकली कंप्लीट है, अप्लायंसेस ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है एंड अप्लायंसेस इज वर्किंग। तो फिर आपको अर्थ पिन की जरूरत क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं कि अर्थ पिन की जरूरत क्या है। नीचे देखें, तो होता क्या है बच्चों की, ये जो अर्थ पिन है, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है, अगर आपका लाइव वायर गलती से, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो मेटल्स के बने होते हैं, तो होता क्या है बच्चों की, अगर वो मेटल्स के बने हैं और कभी वो गलती से क्या हो जाए कि किसी मेटेलिक सरफेस से लाइव वायर टच हो जाए, तो उसमें करंट रहेगा। अगर आप उसको छू लोगे तो करंट जो है आपकी बॉडी से पास कर जाएगा बच्चों, और बॉडी से पास कर जाएगा तो शॉक लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक अर्थ वायर रख देते हैं जिसमें एक मोटी सी कॉपर स्ट्रिप लगी रहती है बच्चों। तो जब वो अर्थ का वायर लगा रहता है तो जो करंट है वो डायरेक्टली अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। तो हम जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूते हैं, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस उस कॉपर से ज्यादा होता है, तो आपको पता है कि कम जो है जो करंट जो है वो स्मॉलर रेजिस्टेंस से पास होता है, हाइयर रेजिस्टेंस के मुकाबले, मतलब कम रेजिस्टेंस वाले सर्किट से जाना पास करेगा। तो अर्थ वायर है तो उसमें कॉपर है, तो उसमें से पास हो जाएगा बजाय हमारे बॉडी के, तो हमें शॉक नहीं लगता। देखो ये चीज लिखी भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द अर्थ पिन इज कनेक्टेड विद द मेटेलिक पार्ट ऑफ एन अप्लायंस, तो मेटेलिक पार्ट से वो कनेक्टेड रहता है, सो दैट इफ लाइव वायर टचेस मेटल बॉडी ड्यू टू अ फॉल्ट, अगर किसी फॉल्ट के कारण जो लाइव वायर है वो मेटल बॉडी को टच कर ले ऑफ द अप्लायंस, द करंट में फ्लो फ्रॉम द अर्थ वायर, तो करंट अर्थ वायर से फ्लो कर जाता है। इफ वी टच द मेटलिक पार्ट ऑफ द अप्लायंसेस, अगर हम टच कर लें तो करंट विल पास थ्रू द अर्थ वायर इन प्रेफरेंस टू अवर बॉडी। तो अगर उसको दो प्रेफरेंस मिल रहा है, हम भी टच कर रहे हैं और अर्थ भी कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अर्थ वायर है वो कॉपर वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस काफी लो है, तो ज्यादा करंट उससे पास कर जाएगी, और हमारा ह्यूमन बीइंग का जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी का वो ज्यादा होता है, तो हमारे से बहुत करंट पास करेगी। तो इससे हम किससे बच जाते हैं बच्चों, शॉक लगने से। तो देखो ये लिखा भी है, दिस इज बिकॉज करंट प्रेफर्स टू पास थ्रू द लो रेजिस्टेंस पाथ। कहां से करंट पास होना चाहती है, प्रेफर करती है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो होना प्रेफर करती है ना बच्चे। तो यहाँ पे आप देखते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ वायर इज मच लोअर देन अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी से अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मच लोअर है। तो अर्थ वायर को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, इंसुलेशन जो कवर होता है उसका, जो प्लास्टिक की लेयरिंग होती है कॉपर वायर में,
वो ग्रीन कलर से बनाई जाती है ना। तो इफ अर्थ वायर इज नॉट कनेक्टेड, तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा फिर कि आपने ये बोल दिया कि रेजिस्टेंस जो है अर्थ वायर का मच लोअर देन अवर बॉडी, तो अर्थ वायर को प्रेफर करके करंट चला जाएगा, तो हमारी बॉडी से ज्यादा करंट पास नहीं होगा, इसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता। और ग्रीन कलर के इंसुलेशन से इसको कवर किया जाता है। फिर अगर हम धोखे से फॉल्टी अप्लायंसेस को टच कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर अर्थ वायर नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, इफ अर्थ वायर इज नॉट कनेक्टेड देन करंट विल फ्लो फ्रॉम अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी से फ्लो कर जाएगा इफ वी टच फॉल्टी अप्लायंस, तो अ हाई करंट विल फ्लो फ्रॉम अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी से जो है बच्चों वो हाई करंट फ्लो होगी, हाई करंट। दिस इलेक्ट्रिक शॉक में लीड टू डेथ, तो इतना ज्यादा करंट का वो लगता है शॉक कि डेथ तक की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना, इसलिए अर्थ वायर को रखना जरूरी होता है। तो बेसिकली आज तक अब जो नए हाउसेस बनते हैं उसमें तो काफी इस चीज का ध्यान रखा जाता है और एक अर्थ वायर जरूर कनेक्ट किया जाता है ना। तो अर्थ वायर प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो हमें अर्थ वायर क्या करता है बच्चों, प्रिवेंट करता है किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, है ना। तो आई होप अर्थ वायर का डिस्क्रिप्शन भी आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा ना। तो फिर और आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों नीचे, तो देखिए और क्या कहा गया है और किसके बारे में जानना है। तो ये 3 प्लग सिस्टम जो है बच्चों हमारे घरों में, सॉकेट जो होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन सा सॉकेट कौन कौन सा होता है। तो एक लाइव होता है जिसमें 200 वोल्ट हाई वोल्ट का सप्लाई आता है, एक आपका बच्चों क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है जिसमें आपका 0 वोल्ट का वो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस न्यूट्रल और लाइव के बीच में होता है। और उसके बाद फिर आपका तीसरा जो होता है वो अर्थ वायर होता है, तो वो हमें शॉक से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जो डिवाइसेस बहुत कम बच्चों पावर लेती हैं, जैसे आपके मोबाइल चार्जर हो गया, मोबाइल को चार्ज करना हुआ, लैपटॉप को चार्ज करना हुआ, या नॉर्मल टीवी आप चला रहे हो, फैन चला रहे हो, तो इसमें बहुत ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है इन डिवाइसेस की, तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती, उसमें 2 पिन सिस्टम ही आता है, तो तीसरा पिन की जरूरत ही नहीं पड़ती अर्थ की, क्योंकि अगर आपने धोखे से छू भी लिया तो इतनी कम पावर है कि इतना कम करंट आपसे फ्लो करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। लेकिन जो हैवी डिवाइसेस होती हैं जैसे एसी, फ्रिज, जिसमें पावर बहुत ज्यादा होती है, आपका इलेक्ट्रिक हीटर, जो आप पानी गर्म करते हो, अब इस ठंड के दिन चालू हो रहे हैं, वहां पे पानी गर्म करोगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपका पावर ज्यादा होने की वजह से वो करंट ज्यादा ड्रॉ करता है, और करंट ज्यादा लेगा तो वो करंट आपसे पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वहां पर 3 प्लग सिस्टम लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखो बताया गया कि टेबल फॉर कलर कोडिंग ऑफ वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो कलर कोडिंग क्या है, तो लाइव वायर को रेड कलर से इंसुलेशन होना चाहिए, न्यूट्रल वायर का ब्लैक कलर से इंसुलेशन होना चाहिए, और अर्थ वायर का ग्रीन। तो ये कन्वेंशन है जो हम यूज करते हैं, है ना, अपने घरों में, या स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके हिसाब से, है ना। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी लिखा है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन अप्लायंस डिपेंड्स ऑन इट्स पावर, यानी किसी भी अप्लायंस से कितनी करंट फ्लो करेगी वो उसके पावर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि हाइयर द पावर हाइयर इज द करंट थ्रू द अप्लायंस, मतलब जितनी ज्यादा पावर की अप्लायंस होगी वो उतनी ही ज्यादा करंट लेगी, करंट ड्रॉ करेगी। तो द अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर आर इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, गीजर है, रूम हीटर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, एटसेट्रा। तो ये सब हाई पावर की डिवाइसेस हैं, तो ये हाइयर करंट भी लेती हैं सर्किट से, है ना। तो you will find these appliances fitted with 3 पिन plug system। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें अर्थ वाला प्लग होता है, 3 पिन प्लग सिस्टम होता है, जबकि वेयर एज appliances of low power and electric lamps, fans, radio, TV, etc. these draw small current। तो ये बहुत स्मॉल करंट फाइंड करती है, इसलिए इसमें आप 3 प्लग नहीं देखते हो, आपको 2 ही प्लग मिलते हैं, क्योंकि इसमें अगर गलती से टच भी हो जाएगा तो इतनी कम करंट लेता है ये, कि इतनी कम करंट आपकी बॉडी से पास होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू विल फाइंड दीज अप्लायंसेस, जो ये टीवी, लैम्प, फैन, रेडियो है, टू बी फिटेड विद 2 प्लग सिस्टम, है ना। तो 2 पिन प्लग सिस्टम में कनेक्टेड रहते हैं।
अर्थ पिन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दीज अप्लायंसेस एज करंट फ्लोइंग देम आर स्मॉल। तो इनमें से जो अप्लायंस है उनमें करंट बहुत कम फ्लो होती है, इसमें आपको अर्थ पिन रिक्वायर्ड ही नहीं होती, इसलिए मिलती भी नहीं है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। फिर और आगे बढ़े और नीचे बढ़े तो देखिए क्या होगा, इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो अब आपसे ये बोला गया है कि भाई यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट कीप्स लाइव वायर एट 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट पे लाइव वायर का पोटेंशियल क्यों रहता है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है इफ यू ऑब्जर्व यू विल फाइंड दैट मेन इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ योर हाउस। तो आप अपने घर में देखेंगे तो आपको एक मेन इलेक्ट्रिक मीटर मिलेगा, इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक पोल। तो ये बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पोल है, ये आपके घरों में सप्लाई आया है देखो। तो इलेक्ट्रिक पोल से आपके घरों में जो सप्लाई आता है तो उसमें दो वायर निकल के आते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, और फिर यहाँ पे आपका मीटर कनेक्ट होता है ना। और ये पोल है तो पोल में ऐसे दो वायर्स आती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन लेती हैं, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम वायर्स होता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक पोल है, ये पावर प्लांट है जहां से आपका जनरेटर लगा होता है बच्चों, ये थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हो सकता है। ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अपन बात करेंगे इसकी थोड़ी बहुत। और फिर ये यहाँ से जनरेट करके ऐसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाती है, बीच बीच में ऐसे पोल्स बिछाए जाते हैं, और फिर आपकी कॉलोनी में एक पोल होता है, आपके घर के सामने एक पोल होता है, वहां से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर निकाल दिया जाता है, तो जो आपके घरों पे देता है ना। तो यही बोला है कि इलेक्ट्रिक मीटर इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पोल आउटसाइड योर हाउस विद टू वायर्स, आउट ऑफ दीज टू वायर्स वन इज लाइव वायर। तो एक लाइव वायर है एंड अदर इज न्यूट्रल वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर। लाइव वायर एट इलेक्ट्रिक पोल इज एट, तो वो इलेक्ट्रिक पोल पे उसका पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, 220 वोल्ट का लाइव वायर वाले का, है ना। तो जब लाइव वायर खींचा जाता है तो आपके हाउस में भी लाइव सॉकेट में कितना पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि उसी से कनेक्शन है, तो वो भी 220 वोल्ट पे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट कीप्स द लाइव वायर ऑन एन इलेक्ट्रिक पोल एट 220 वोल्ट। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पोल को 220 वोल्ट पे लाइव वायर कैसे रहता है, तो उसका आंसर ये है कि द इलेक्ट्रिक पोल इज कनेक्टेड टू द वायर ऑफ पावर प्लांट। तो ये पावर प्लांट के वायर से कनेक्टेड है बाय अ थिक एल्यूमिनियम ओवरहेड वायर इन विच एन एसी जनरेटर मेंटेन्स। तो यहाँ पे एसी जनरेटर से कनेक्ट है तो वो मेंटेन करके रखता है, और ये बच्चों सैकड़ों किलोमीटर तक ऐसा होता है। तो सोचो एसी का फायदा यही है कि आप इसको हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। अब वो किस प्रोसेस होता है, बीच में ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगते हैं, तो वो अपने आप में इंजीनियरिंग है पूरी। तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे छोटे पॉइंट से बात कर रहे हैं जो अभी हमें 10th में समझ में आनी चाहिए। तो वो एसी जनरेटर जो है वो लाइव वायर को मेंटेन करता है कितने पे बच्चों, 220 वोल्ट, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे एसी करंट है तो साइकिल होगी, मैंने आपको बताया था। तो फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकंड कितनी है, 50 हर्ट्ज, है ना बच्चों, याद है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे घरों तक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइव वायर में आती कैसे, लाइव वाले पॉइंट में कैसे आता है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो है आप इसको रिमेंबर भी रखें, कुछ पॉइंट्स इसमें जो लिखे हुए हैं, है ना। जैसे कि हम थोड़ा सा ऊपर चलें तो इसको भी एक बार जल्दी से रीड आउट कर लें आप। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि करंट एंटर्स इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थ्रू लाइव वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लाइव वायर यानी रेड कलर्ड इंसुलेशन से करंट जो है वो एंटर करता है क्योंकि हायर पोटेंशियल पे, एंड लीव्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थ्रू अ ब्लैक न्यूट्रल वायर, और ब्लैक न्यूट्रल वायर से लीव कर जाता है। तो ब्लैक कलर्ड इंसुलेशन से, है ना। लाइव वायर इज एट 20 वोल्ट और न्यूट्रल वायर इज एट 0 वोल्ट, है ना, तो ये पता है। तो इसी तरीके से लाइव और न्यूट्रल से आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट्स करंट इन द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंसेस, और उसको फिर अर्थिंग वायर से करते हैं। तो अर्थिंग वायर जो है वो ग्रीन कलर्ड इंसुलेशन है, यूज्ड फॉर सेफ्टी, है ना। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार रीड करके बता रहा हूँ, समझा भी देता हूँ, हालांकि आप खुद भी रीडिंग कर लेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर समझते हैं। तो देखिए बच्चों, और अगर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आएगा, देखें। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ हाउस। तो किसी भी घर में इलेक्ट्रिक सर्किट का कनेक्शन कैसा होता है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, ये आपका बच्चों यहाँ पे पोल होता है, पोल, है ना। जैसे अभी हमने देखा था एक पोल है, पोल पे आप जानते हो कि दो वायर्स ऐसे आ रहे हैं, एक लाइव वायर है जो 220 वोल्ट पे है, और एक जो है
वो न्यूट्रल वायर है जो 0 वोल्ट पर है ना। फिर उसके बाद एक बच्चों यहाँ पर पोल फ्यूज होता है, पोल फ्यूज। फ्यूज मतलब अगर कभी धोखे से ज्यादा करंट हो जाए तो आपके घर के सारे डिवाइसेस को खराब करने से अच्छा है पोल में फ्यूज लगा दो, तो ये डैमेज हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आपके घर की जो डिवाइसेस हैं और मीटर वगैरह है वो सेफ हो जाती है। तो 220 वोल्ट और ये 0 वोल्ट आया, फिर यहाँ पे बीच में आपने फ्यूज लगा दिया। फ्यूज को मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप फ्यूज ऐसा समझो कि सेफ्टी डिवाइस है, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है जिससे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, और कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो फिर फर्दर आपकी डिवाइसेस खराब नहीं होती। फिर उसके बाद इस पोल फ्यूज से एनर्जी मीटर लगा रहता है। आपने सब में अपने घरों में एनर्जी मीटर देखा होगा, वो जो रीडिंग लेने आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, वो इसी एनर्जी मीटर को देख के रीडिंग ले जाते हैं और फिर आपको बिल भरना पड़ता है। तो उसको एनर्जी मीटर भी कहा जाता है और पावर मीटर भी कहा जाता है। लेकिन हम जो बिल भरते हैं बच्चों वो एनर्जी का भरते हैं, किलो वाट आवर, यूनिट, यूनिट याद होगा आपको, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है आपको, है ना। तो एनर्जी मीटर का मतलब है यहाँ पर कि आप एनर्जी का बिल भरते हो कभी कभी, लेकिन इसको पावर मीटर बोलते हो, लेकिन बिल आप जो भरते हो वो एनर्जी का ही भरते हो जो यूज करते हो। फिर उसके बाद मीटर से एक मेन फ्यूज कनेक्ट होता है। अब तो एमसीबीज आ गई हैं, मतलब ये पहले लगते थे ऐसे फ्यूज, है ना बच्चों। अब तो क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, तो एमसीबीज यस लगते सर, हैं तो एमसीबीज एंड तो आरसीबी। अपने आप वो क्या होती है, डाउन हो जाती है, तो उसको आप अप कर लेते हो। तो ये मेन फ्यूज लग गया। फिर ये आपका न्यूट्रल वायर आया। फिर ये आपके घर का मेन स्विच होता है बच्चों, यहाँ पे एक लीवर होता है, चाहे जब कोई इलेक्ट्रिशियन आता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो आप मेन स्विच को ऑफ कर देते हो, ताकि पूरे घर पे कहीं भी करंट ना हो, ताकि कोई भी अगर आपको काम करना है करंट से रिलेटेड या किसी इलेक्ट्रिशियन को काम करना है तो वो सेफली कर पाए, तो मेन स्विच लगा रहता है। और ये यहाँ पे मीटर से बच्चों एक मोटी सी कॉपर स्ट्रिप जो होती है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और उसको ग्राउंड पे लगा देते हैं, तो इसी को अर्थिंग बोलते हैं। फिर इस अर्थ से एक ग्रीन कलर का वायर और निकल आता है। तो इलेक्ट्रिक मीटर से, एनर्जी मीटर से मेन स्विच में दो वायर आए, एक लाइव वाला वायर और एक न्यूट्रल वाला वायर, और जो एनर्जी मीटर है उसमें हमने एक अर्थ वायर भी कनेक्ट कर दिया फॉर द सेफ्टी पर्पज। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है बच्चों। अब पूरे सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट करना है घरों में, सॉकेट में, तो लाइंस बहुत सारी देनी पड़ती हैं और ये सब पैरेलली कनेक्ट करते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे उस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया जाता है, तो ये बहुत सारी लाइंस इसमें बन जाती है। देखो तो लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, तो जहां भी आपको डिवाइस में देना है ये तीन वायर आ गए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर, तो LNE। अब इसके बाद आप इसमें पैरेलल कनेक्शन करते जाओ, तो यहाँ पे बल्ब को जोड़ दिया तो बल्ब का स्विच आ गया। फिर यहाँ पे सॉकेट आ गया जिसमें आप हैवी डिवाइस लगाओ या फिर दूसरे अदर अप्लायंसेस है, तो इनके बीच में कनेक्शन लेते जाओ, ये सब पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में भी 220 वोल्ट की सप्लाई है, इसके बीच में भी 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो आपको पता है कि भाई और आगे भी किसी कनेक्ट करोगे तो 220, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो आपके घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। तो पैरेलल कनेक्शन इसलिए भी होता है क्योंकि ये फायदा होता है कि हर डिवाइस को 220 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है, तो वो करंट ले सकता है, क्योंकि हमारी जितनी भी डिवाइसेज हैं जो घर में यूज होती हैं वो सब 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं, उसको वैसे ही ऑपरेट कराया जाता है ना। और दूसरा फायदा यह है कि अगर आपने सीरीज में लगा देते तो पहली बात तो आपका वोल्टेज 220 वोल्ट फिर डिवाइड हो जाता, तो उसका कोई मतलब नहीं था, फिर किसी डिवाइस को मिलता किसी डिवाइस को नहीं मिलता, तो वो भी एक दिक्कत थी। और दूसरी परेशानी ये है कि अगर आपने सीरीज में लगा देते तो कोई एक अप्लायंस खराब हो गया, धोखे से अगर खराब हो गया बच्चों, तो सारे पूरा कनेक्शन जो है वो बेकार हो जाएगा, फिर उसको पूरा कनेक्शन ऑपरेट ही नहीं होगा, है ना। लेकिन पैरेलल में ये फायदा है कि मान लीजिए कि ये बल्ब खराब हो गया, तो आपका सिर्फ ये वाला बल्ब खराब हुआ, इस स्विच को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके अक्रॉस तो अभी भी 220 वोल्ट है और कनेक्शन मेंटेन है ना। तो पैरेलल में ये भी फायदा होता है कि अगर एक डिवाइस खराब भी हो जाती है तो आपके बाकी डिवाइस को इफेक्ट नहीं करती, जबकि आपका अगर सीरीज में होता तो एक डिवाइस खराब हो जाती तो बाकी डिवाइस ऑपरेट ही नहीं हो सकती थी, है ना। तो ये फायदा होता है। आई होप इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ हाउस कैसे चल रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, वो सारी बातें आपको बच्चों क्लियरली समझ में आई होंगी। तो यहाँ से फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो नीचे की तरफ बढ़े, तो जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा वो नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोल फ्यूज। पोल फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव वायर बिफोर द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द मीटर। फिर दूसरा है एनर्जी मीटर और किलोवाट मीटर, जिसमें हम एनर्जी देते हैं। तो मीटर इज कनेक्टेड, मीटर बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर, तो ये अर्थ वायर से भी कनेक्टेड होता है बच्चों, है ना।
अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट विच इज बरीड डीप इनटू द अर्थ। तो एक कॉपर प्लेट मोटी सी लेते हैं और उसको ग्राउंड में बहुत डीपली बरी कर देते हैं, मतलब उसको दफना देते हैं। तो यहाँ पे प्राइमिसेस ऑफ द योर हाउस, तो आपके घर के अंदर है ना, मतलब घर के नीचे दबा रहता है वो, तो ग्राउंड से कनेक्शन होता है डायरेक्टली, वहां से एक्स्ट्रा जो भी करंट है वो निकल आती है। फिर यहाँ पे देखो मेन फ्यूज, तो मेन फ्यूज मैंने आपको बताया, मेन फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, और एनर्जी मीटर मेन स्विच और लाइव वायर के बीच में मेन फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर आपका ज्यादा करंट धोखे से आ जाए तो, जैसे मैंने मेन फ्यूज बोला था, वहां पे आप आजकल एमसीबीज लगाई जाती हैं, तो वो डाउन हो जाती हैं, तो आपको बार बार फ्यूज बदलने की जरूरत नहीं होती, तो इससे खर्चा बच जाता है ना। हालांकि फ्यूज भी कोई ज्यादा महंगा नहीं आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम है तो बार बार आपको निकालना और खोलना नहीं पड़ता है, आप सिर्फ जो अगर डाउन हो गया तो उसको अप कर दो, तो वापस से कनेक्शन सेट हो जाता है। फिर आपका मेन स्विच है, तो मेन स्विच प्रोवाइडेड टू द कट ऑफ सप्लाई ऑफ द हाउस वे आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर वर्क्स एटसेट्रा। इट इज जनरली लीवर ऑपरेटेड, तो जैसे मैंने बताया ना, लीवर से ऑपरेट किया जाता है। व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन इट सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी, एंड विथ व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ, जब आप लीवर को डाउन कर दोगे, स्विच ऑफ करोगे, तो इट कट्स द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर देगा। तो आई होप जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया वो लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आपको वैसे भी समझ में आएगा। तो आज ही आप इसको एक बार बच्चों रीड कर लेना, तो मैंने समझा दिया, एक बार आप रीडिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइज करोगे तो एग्जाम में आराम से आप चीजें लिख पाओगे, है ना। ओके सर। उसके बाद फिर देखें कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घरों में जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस है इन हाउस होल्ड सर्किट। जैसे टीवी है तो ये लाइव वायर से, इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन है, टीवी भी, ट्यूबलाइट भी, फैन भी। तो यही कनेक्शन हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया, इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि सब डिवाइसेस को एक जैसा वोल्टेज मिलता है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो 220 वोल्ट्स पे डिवाइस को मैन्युफैक्चर करती है, उसी के हिसाब से उसको ऑपरेट कराती है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आपका टीवी बंद हो गया तो ट्यूबलाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्यूबलाइट जलती रहेगी, क्योंकि इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, फैन का स्विच अलग है, फैन चलाओगे तो सिर्फ फैन चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी चीजें चालू होगी। लेकिन अगर आप इसी को सीरीज में रख देते थे, ये बल्ब है, फिर ट्यूबलाइट सीरीज में, फिर फैन सीरीज में, तो अगर बल्ब उड़ गया बेटा तो यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो आगे करंट अब फ्लो ही नहीं होगा। तो ये सीरीज जो है वो बड़ा ही डिसएडवांटेजेस है। और दूसरी बात, 220 वोल्ट दिया है तो इसमें 220 वोल्ट से कम ही आएगा, क्योंकि सीरीज में आप जानते हो कि पोटेंशियल डिवाइड्स V1 V2 V3 का सम 220 होगा, तो किसी भी एक डिवाइस को एक प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, तो वो भी एक दिक्कत है, वो ऑपरेट करेगी कि नहीं ये भी समझ मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसको वोल्टेज मिला ऑपरेट करने लायक तो ऑपरेट करेगा ना, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो सीरीज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दिस अरेंजमेंट इज नॉट रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता है। कौन सा वाला प्रैक्टिस में लिया जाता है या घरों में सप्लाई होता है, तो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस होल्ड सर्किट। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसको और थोड़ा सा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आपको हाउस वायरिंग में भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों कि द different electrical appliances used in homes like this washing machine, TV, bulb are connected in parallel with a switch of live wire every parallel branch. The reason of connecting the appliances in parallel is that if one appliance becomes faulty, then it does not affect the working of other appliance, जो मैंने आपको बताया। और suppose the appliances are connected in series, so if one appliances become faulty, then no current passes through it, then no current will pass to the other appliance as well. So due to one faulty appliance, not a single appliance can be run. इसलिए parallel arrangement of appliance also ensures that 220 volt across all the appliances, है ना। तो जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, moreover if electrical appliances are connected in series, either all appliances will run together or switch off together. ये एक दिक्कत है, तो what a funny situation is would be, है ना। तो फिर आप एक को ऑन करते तो सब ऑन होते और दूसरे को वो करते तो सब ऑफ हो जाते। फिर आप याद रखेंगे कि पैरेलल अरेंजमेंट इन हाउस होल्ड वायरिंग, मेमोराइज वाले ब्लॉक में, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट एक अप्लायंस को मिलता है, और इफ वन अप्लायंस बिकम फॉल्टी इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पैरेलल अरेंजमेंट के हैं, जो हमें एडवांटेज देते हैं, एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं, और क्या हमें समझना चाहिए वो भी देख लेते हैं, है ना।
तो देखिए फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ओवर इफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड आइदर, हाँ ये तो अपन ने पढ़ लिया। फिर आप यहाँ पे नीचे देखें द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अवर हाउस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक वायरिंग है हाउस में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है बच्चों। पहला सर्किट विथ अप्लायंसेस विच यूजेस मैक्सिमम ऑफ 5 एम्पियर। तो सर्किट ऐसी अप्लायंसेस के साथ जो मैक्सिमम कितने एम्पियर की करंट यूज कर सकती हैं, 5 एम्पियर ऑफ करंट। तो दीज अप्लायंसेस इनको आर कौन कौन सी अप्लायंसेस है, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, फैन, रेडियो, टीवी एटसेट्रा। द कॉपर वायर यूज्ड इन दिस सर्किट इज थिन, इसलिए इनमें थिन कॉपर वायर यूज किया जाता है क्योंकि इनको कम करंट हैंडल करना पड़ता है। एंड दिस सर्किट कनेक्टेड विद 5 एम्पियर फ्यूज, और इन सर्किट्स को आप किसके साथ कनेक्ट करते हो, 5 एम्पियर वाले फ्यूज के साथ। जो 5 एम्पियर पे फ्यूज हो जाएगा, ज्यादा करंट बढ़ेगी तो वो फ्यूज हो जाएगा, तो आपके जो डिवाइसेस है वो बच जाएगी। और दूसरी जो सर्किट है, एक और टाइप की सर्किट आपके घरों पे देनी पड़ती है, विथ कनेक्टेड विथ अप्लायंसेस विथ यूजेस हायर करंट ग्रेटर देन 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। तो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के बीच में जो करंट यूज करते हैं, तो उनके लिए जो वायरिंग यूज करनी पड़ती है, सर्किट यूज करनी पड़ती है, उसमें कॉपर वायर को थिक रखा जाता है। तो कॉपर वायर यूज्ड इन दिस सर्किट इज थिक, क्योंकि उनको ज्यादा करंट हैंडल करना है। नहीं कम अगर रखोगे तो उसमें फिर वो रेजिस्टेंस का होता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, तो वो डैमेज हो जाता है। जबकि आप मोटा कॉपर वायर यूज करोगे तो उसमें थोड़ा और अच्छे से चीजें चलेंगी। तो जैसे एसी होता है वो होता है, तो उसके लिए एक अलग सर्किट के पॉइंट्स होते हैं बच्चों, जिसमें थिक वायर्स का यूज किया जाता है। तो दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 15 एम्पियर फ्यूज, और इन सर्किट्स को आप 15 एम्पियर फ्यूज में कनेक्ट करते हो ना, ताकि चीजें जो लोअर पावर की चीजें वो लोअर सर्किट में चल पाए और हाइयर पावर की चीजें वो हाइयर सर्किट में चल पाए। चलिए, तो ये पॉइंट भी आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आगे बढ़ते हैं तो देखें, अब आप आ रहे थे जो हम फ्यूज बोल रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअली में एक वायर होता है जिसमें ज्यादा करंट अगर फ्लो होता है, उसमें जो मेंशन है उससे ज्यादा, तो वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपकी डिवाइस बच जाती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज तो हम दूसरा लगा लेंगे क्योंकि वो सस्ता आता है। डिवाइसेस डैमेज हो गई तो फिर वो दिक्कत होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज में लिखा भी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर डैमेज फ्रॉम डैमेज। तो यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पर डिपेंड करता है, हमने पढ़ा हुआ है हीटिंग इफेक्ट। और ये जो वायर है ये एक एलॉय से बनाया जाता है बच्चों, टिन और लेड को मिलाकर। तो याद रखेंगे उस एलॉय में 63% टिन रहता है और 37% लेड होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि तुरंत मेल्ट होंगे, तुरंत टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनको तुरंत मेल्ट होना पड़ेगा, तभी तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो व्हेन रेटेड करंट फ्लोज इन अ वायर, जो फ्यूज वायर में लिखा है अगर वो रेटेड करंट हो तो फ्यूज वायर रिमेन्स कनेक्टेड टू द करंट फ्लो। बट इफ करंट मोर देन रेटेड करंट, जो करंट उसमें लिखी गई उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा I स्क्वायर RT से इन द फ्यूज वायर इनफ टू मेल्ट इट, तो उसको मेल्ट करने के लिए पर्याप्त है, ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर की खासियत ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द फ्यूज वायर, तो फिर करंट फ्लो नहीं होगी फ्यूज वायर के थ्रू, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, therefore does not reach the appliances and saving it from burning off। तो उसके डैमेज से हम बच जाएंगे, है ना। आई होप बच्चों ये क्लियर है। और ये पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसी को यहाँ पे मेमोराइज पॉइंट में लिखा है, फॉर हाई करंट 15 एम्पियर सर्किट थिक वायर्स आर यूज्ड, फॉर लो करंट थिन वायर कनेक्टिंग वायर्स आर यूज्ड। और फ्यूज वायर जो है वो मेड अप ऑफ एलॉय है, टिन और लेड का परसेंटेज आप याद रखो, कभी कभी 1-2 मार्क्स में वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पे डायग्राम भी दिया है फ्यूज वायर का, अगर आप नीचे देखें तो ये लाइव आ रहा है। तो जब 4.9 एम्पियर है, मतलब 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो उससे कम है करंट है, तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये बना रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा और आपका बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर मान लो 5.2 एम्पियर करंट आ जाती है, तो बल्ब को बचाने के लिए फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जाएगी नहीं, तो बल्ब डैमेज नहीं होगा आपका। फ्यूज वायर फिर आप दूसरा लगा के रख लो, दूसरा लेके लगा लो। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ आजकल तो फिर ऑटोमेटिक सिस्टम आने लगे हैं, तो ये भी करने की जरूरत नहीं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, है ना। और अगर हम नीचे जाएं और देखें तो इसमें आपको समझ में आएगा, जैसे ये 5 एम्पियर का फ्यूज रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन है, मिक्सर है ना। तो ऐसे इस तरीके से ओवरलोडिंग में हम समझेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग हायर करंट। तो 2 पॉसिबिलिटी क्या है, जब आपकी करंट हाइयर हो जाती है देन रेटेड वैल्यू,
इन सर्किट। उसका दो कारण है, पहला कारण है ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग क्या है बच्चों, तो इसको समझते हैं। तो ओवरलोडिंग है जिसमें करंट रेटेड से ज्यादा होगा तो फ्यूज वायर आपका डैमेज हो जाएगा, ओवरलोडिंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ही आप कनेक्शन से, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आपने मतलब वो एक्सटेंशन लगा लिया एक पॉइंट से, और उस पॉइंट में बहुत सारे क्या लगा लिया एक्सटेंशन से बच्चों, आपने हाइयर करंट जो हाइयर पावर की डिवाइसेस है उनको लगा लिए। मान लो आयरन लगा दिया, मिक्सर लगा दिया, और एक भाई मान लो वॉशिंग मशीन भी यूज कर रहा है। तो अगर एक ही कनेक्शन से लोगो तो होगा क्या, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ हाइयर करंट ड्राइंग अप्लायंसेस आर स्विच ऑन, एक साथ अगर आप हाइयर जो ड्राइंग करंट अप्लायंसेस उनको चालू कर दोगे ऑन द सेम टाइम, देन द टोटल करंट ड्रॉन थ्रू द सर्किट में एक्सीड रेटेड वैल्यू। देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट 4.5 एम्पियर ले रहा है, और आपका बच्चों जो मिक्सर है वो कितनी करंट ले रहा है स्टूडेंट्स, वो कितनी करंट ले रहा है देखिए, तो मिक्सर ले रहा है 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ फ्यूज से कितना पास होगा, कितने करंट को पास होना पड़ेगा, 4.5 प्लस 2, और अगर तीसरा और अप्लायंस होता तो वो भी कुछ करंट लेता। तो इन तीनों का पैरेलल में करंट डिवाइड होती है ना, तो टोटल करंट जो फ्यूज से पास हो रही थी एक पर्टिकुलर स्विच से जिसमें आपने एक्सटेंशन लगा दिया है, वो करंट तो 5 को एक्सीड कर जाएगी। तो 2 प्लस 4 जो है वो 6.5 एम्पियर हो जाएगा। और अगर इतनी करंट इससे एक्सीड कर गई तो बेचारा फ्यूज तो 5 एम्पियर ही झेल सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी ना झेल सकता है। तो बच्चों ये उड़ जाएगा। तो ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप बहुत सारे जो हाई करंट ड्राइंग अप्लायंसेस है उनको एक ही स्विच में कनेक्ट कर देते हो, तो उस स्विच से ज्यादा करंट निकालता है, क्योंकि सबको करंट चाहिए। तो मेन जो सब पैरेलल है वो करंट जुड़ जाएगी, तो मेन फ्यूज से वो करंट आएगी। तो फिर वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करने के कारण बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है। उसी को हम कंडीशन को ओवरलोडिंग कहते हैं। आई होप आपको ओवरलोडिंग कंडीशन समझ में आया होगा। और अगर फ्यूज व्यूज नहीं है तो इतनी हाई करंट हो जाएगी, और क्या होता है बच्चों कि आपका जो है करंट बहुत ज्यादा होता है तो हीट बहुत ज्यादा होती है, और आग लगने का भी खतरा होता है इसमें, अगर फ्यूज नहीं होगा तो। फ्यूज होगा तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है ना, तो इसलिए सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज। तो आई होप आपको ओवरलोडिंग वाली कंडीशन बच्चों समझ में आई होगी, है ना। तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कौन कौन सी डिवाइस है वो कितना कितना करंट लेती है। तो स्टीरियो, फूड मिक्सर, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा कारण जो है फ्यूज के उड़ने का वो है शॉर्ट सर्किटिंग। तो देखो होगा क्या कि भाई एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, अगर आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ला दोगे तो इतनी, क्योंकि वायर तो कॉपर वायर है, तो अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया तो इतना रेजिस्टेंस कम होता है बच्चों, तो इतनी हाई करंट जाएगी इससे, जिसके कारण जो आपका डैमेज है मतलब हीटिंग है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पूरी सर्किट जल जाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा करंट आता है। तो अगर फ्यूज वायर लगाया तो फ्यूज उड़ जाएगा आपका, तो आपका बाकी सर्किट जो है डैमेज होने से बच जाएगी, है ना। तो लाइव और न्यूट्रल को डायरेक्ट कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, तो शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं इसको। तो व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल ड्यू टू डैमेज इंसुलेशन या फॉल्टी अप्लायंस, a high current flows. This is because the resistance of copper wire is very very less, तो पोटेंशियल तो ज्यादा है, तो हाई करंट आपका प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इंसुलेशन ऑफ वायर मेल्ट, जो इंसुलेशन होता है ना उसमें ग्रीन कलर का, रेड कलर का, वो सब मेल्ट हो जाएगा। और फायर में ऑल्सो टेक प्लेस, स्पार्किंग भी होता है, फायर भी हो जाती है ना। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग वाली कंडीशन तो और ज्यादा डेंजरस है ना बच्चों। इसलिए कभी भी न्यूट्रल को गलती से लाइट के साथ नहीं टच करना चाहिए। इसलिए कभी कोई आपके घर में इलेक्ट्रिशियन वगैरह आए तो जब वो करे तो आप उसको बोलिए कि जब आपने कनेक्शन कर लिया है तो उसको अच्छे से टेप लगाएं उसमें चारों तरफ, है ना। उसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। नहीं तो वो ऐसी थोड़ा मोड़ा ऐसी लगा के चले जाते हैं तो फिर बाद में कभी वो फॉल्ट हो जाता है तो दिक्कत होती है ना। चलिए, तो आई थिंक आपको ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग दोनों समझ में आ गया होगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और बोला है, ऐसा बोला है कि कॉस्टली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं बच्चों, कॉस्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ये बहुत महंगे आते हैं। तो ये जो फ्यूज होता है इन इक्विपमेंट में ही सेटअप होता है। फ्यूज जो है उनके साथ ही लगा दिया जाता है ताकि किसी के घर में फ्यूज हो ना हो इसका टेंशन नहीं लेते हैं। तो छोटी सी डिवाइस है तो वो अप्लायंसेस में ही लगा दी जाती है ताकि पूरा अप्लायंसेस कभी भी खराब ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके का एक फ्यूज वायर यूज करते हैं वो लोग। आपने कभी खोल के देखा हो या फिर एक्सटेंशन लिया हो तो वो भी आजकल फ्यूज के साथ आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के एक्सटेंशन होते हैं। तो यस उसको सर, आप वो पीछे खोलोगे ग्लास तो का वहां पे लगा उसको रहता है। ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो आपको फ्यूज वायर दिख जाएगा। इस टाइप का फ्यूज होता है, उसके एक मेटल कैप होते हैं दोनों साइड, बीच में फ्यूज वायर होता है और ग्लास ट्यूब होता है। और वैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाओगे तो बड़े सस्ते मिलते हैं, है ना। 1-2 रुपए का एक आध मिल जाता है ना।
मेटल कैप होती है, ग्लास ट्यूब होता है, उसके अंदर ऐसे वायर लगा रहता है, इसी को फ्यूज वायर बोलते हैं। तो ये देखना। और फिर इसके अलावा बाकी जो आपकी घर में सर्किट होती है मेन, उसमें एमसीबी लगाई जाती है। एमसीबी का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। It is used to protect, used as a protective device when large current flows in a circuit. The miniature circuit break हो जाता है, puts off relevant lever, फिर आपको लीवर को वो करना पड़ता है which cut off the electric supply, तो वो लीवर को डाउन कर देता है, फिर आपको लीवर को अप करना होता है, फिर से कनेक्शन मेंटेन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, फ्यूज का ही ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो एमसीबीज है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो नोट में क्या क्या याद रखना है बच्चों कि एन इलेक्ट्रिक फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर रीसेटिंग द फॉल्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमेशा जब फॉल्ट आप सही कर लो तभी रिप्लेस करें, अगर फॉल्ट कंटिन्यू है तो फ्यूज वायर आपके खराब होते रहेंगे। फ्यूज वायर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू अ लाइव वायर, हमेशा लाइव वायर पे कनेक्ट करें, न्यूट्रल पे नहीं, नॉट द न्यूट्रल वायर, क्योंकि करंट तो वहीं से ड्रॉ होनी है। द रेटिंग, क्योंकि लाइव वायर में कनेक्ट करोगे तो डिवाइस के पहले कनेक्ट होगा, और अगर आपने न्यूट्रल में कर दिया तो करंट की उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो पहले डिवाइस आ जाएगा, तो डिवाइस पहले चला जाएगा आपका, है ना। तो हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट करें। द रेटिंग ऑफ एम्परेज ऑफ फ्यूज, जो आपका फ्यूज में रेटिंग दिया, जैसे 5 एम्पेयर का फ्यूज, 2 एम्पेयर का फ्यूज, 15 एम्पेयर, शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द मैक्सिमम करंट परमिसिबल इन द सर्किट। तो अगर सर्किट में मैक्सिमम करंट आपके 7 एम्पेयर आ सकता है, तो आप हमेशा 8 एम्पेयर का फ्यूज प्रेफर करें, 7 एम्पेयर का ना करें, है ना। तो थोड़ा सा हाइयर वैल्यू का ले फ्यूज। बाकी वो इलेक्ट्रिसिटी वाले करते हैं जो कनेक्शन वगैरह करते हैं, तो अपन को उसमें टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं। और ये बोला है द थिकर द वायर ऑफ फ्यूज ग्रेटर इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, तो जितना ज्यादा थिक होता है फ्यूज वायर, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो सो 5 एम्पेयर फ्यूज विल बी थिन एज कंपेयर टू 50 एम्पेयर। इसलिए आप कभी भी फ्यूज देखेंगे तो 5 एम्पेयर वाला फ्यूज जो होगा वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, जबकि आपका 15 एम्पेयर वाला होगा वो थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, ये पतला दिखाई देगा ना। उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है कि वो कितना करंट झेल सकता है। तो आई होप बच्चों आपको ये फ्यूज से रिलेटेड पॉइंट्स भी सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए। यस सर। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं। तो अब एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, मतलब डीसी से एसी का क्या एडवांटेज है ये हमें समझना है, तो इसको भी जल्दी से एक बार रीड कर लो। तो इसमें लिखा है वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी फॉर इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वोल्टेज कैन बी चेंज इजीली। तो एसी और डीसी में ये फायदा है कि एसी का जो वोल्टेज है बच्चों, उसको बहुत ही आसानी से चेंज किया जा सकता है। 220 से 5000 वोल्ट किया जा सकता है, 5000 से 220 किया जाता है, और ये यूज किया जाता है एक डिवाइस की मदद से जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो अभी मतलब आपने ट्रांसफार्मर सुना तो है, बट उसकी वर्किंग सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है, और लोअर को हायर में भी कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अभी आपके कोर्स में नहीं, तो उतना ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है आप तो। लेकिन वो ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी के लिए काम नहीं करता बच्चों, वो एसी के लिए काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो एसी करंट को ही सूट करता है, डीसी करंट में काम ही नहीं करता ट्रांसफार्मर, इसलिए डीसी को आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा एडवांटेज है एसी का, किसके ओवर, डीसी के, कि हम वोल्टेज की वैल्यूज को इजिली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बच्चों तो वोल्टेज की वैल्यू हाई रखनी पड़ती है, और जब हमें उसको घर में यूज करना पड़ता है तो वोल्टेज की वैल्यू लो करनी पड़ती है ना। खैर वो अपने आप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उस पर हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। फिर आपको देखो और क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, तो वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करती है, विच इज सप्लाइड टू अ डिस्टेंस प्लेसेस, जो सैकड़ों किलोमीटर में एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचानी होती है। तो दिस पावर इज सप्लाइड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एल्यूमिनियम वायर्स। तो मैंने अभी आपको बताया था ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, उनके थ्रू इसको सप्लाई किया जाता है। द फ्लो ऑफ करंट एसोसिएटेड टू द पावर लॉस, तो ये पावर लॉस से एसोसिएटेड, अगर एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसमें पावर जो लॉस होगी वो कितनी होगी बच्चों, आई स्क्वायर आर। तो पावर लॉस कैन बी रिड्यूस बाई, तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। कैसे रिड्यूस करेंगे, या तो आप रेजिस्टेंस को रिड्यूस करो बाई रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैन बी reduced by low made low by increasing the area of cross section। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, तो उसमें बहुत मोटे मोटे एल्यूमिनियम वायर्स लगते हैं। और जो आपका है, लेकिन आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे, लेकिन कितना बढ़ाओगे, बट इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली रियलाइज्ड बिकॉज ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉस्ट। तो मटेरियल भी उतना ज्यादा लगेगा और उसका इंस्टॉलेशन भी उतना ही महंगा होगा। तो सब चीजें देखनी पड़ती है बच्चों, है ना। तो आपका रेजिस्टेंस भी मतलब
आपका मटेरियल भी ज्यादा ना लगे और वो ट्रांसमिट भी हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका क्या है कि आप करंट को रिड्यूस करो बच्चों, करंट को रिड्यूस करो। तो द अदर ऑप्शन इज टू रिड्यूस करंट। अब करंट को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी हैज टू बी फुलफिल्ड, उसको फुलफिल करना है। देयरफॉर पावर टू बी सप्लाइड इज फिक्स्ड। तो पावर जो सप्लाई करना है, अगर मान लो 2000 वॉट सप्लाई जनरेटर जनरेशन हो रहा है आपका कहां पर बच्चों, किसी पावर प्लांट में, तो आपको 2000 वॉट किसी शहर में पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे कि वहां पे करंट को अगर रिड्यूस कर पाए तो आपकी पावर लॉस रिड्यूस हो जाएगी, तो ज्यादा लॉस नहीं रहेगा रास्ते में, तो वो दूसरे शहर में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो पावर अगर कांस्टेंट और करंट को घटाना है, तो करंट अगर घटेगी तभी जब आप वोल्टेज को बढ़ाओगे बच्चों, क्योंकि V इंटू आई का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है पावर। तो अगर करंट को घटाना है ताकि लॉसेस आप कम कर पाओ, तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वोल्टेज बढ़ाना किसमें पॉसिबल है? मैंने आपको बताया एसी में, डीसी के मुकाबले, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है जो ये काम करती है वो एसी के लिए काम करती है, डीसी के लिए नहीं करती। तो फॉर रिड्यूसिंग आई वोल्टेज V शुड बी इंक्रीज्ड, तो V को इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड दिस कैन बी डन इजिली इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये किसकी मदद से किया जा सकता है आसानी से? आपके ट्रांसफार्मर की हेल्प से, जो एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता बच्चों, है ना। तो ये एडवांटेज है किसका बच्चों? आपका एसी का ओवर डीसी, है ना। और अदर एडवांटेजेस ये दिए हैं, इसको आप एक बार रीड कर लो। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, रेक्टिफायर नाम की एक डिवाइस है, उससे एसी को डीसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी एक फायदा है। डीसी रिक्वायरमेंट कैन आल्सो बी फुलफिल्ड, तो डीसी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। एसी कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट वोल्टेजेस, बट कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज इज इजी इन एसी, है ना। तो डिफरेंट वोल्टेजेस में एसी को यूज किया जाता है और एसी में वोल्टेज का कन्वर्जन बड़ा ही आसान होता है। तो एसी इक्विपमेंट आर मोर ड्यूरेबल एज कंपेयर टू डीसी इक्विपमेंट। ये भी एक फायदा होता है कि डीसी जो अप्लायंसेज होती हैं वो उतनी ज्यादा नहीं चलती जितनी ज्यादा कौन चलती है? एसी इक्विपमेंट सालों साल चलती रहती है, काम करती रहती है। इसलिए ये एसी इक्विपमेंट का भी फायदा है, तो ये भी एक एडवांटेज है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिड्यूस बाय अ चॉक कॉइल। एक चॉक कॉइल होता है बेटा, अभी आप सिर्फ नाम जान लो, जो आप ट्यूबलाइट। तो बच्चों ये एडवांटेजेस हैं किसका? डीसी ओवर, सॉरी एसी ओवर डीसी, है ना। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इनको रिड्यूस भी किया जा सकता है चॉक कॉइल की मदद से विद कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है। अब ये चॉक कॉइल क्या है, अभी आप टेंशन मत लो, हायर क्लासेस में ऑल्टरनेटिंग करंट्स में आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें इंडक्टर वगैरह यूज होता है। इंडक्टर अभी आप नहीं जानते हो, है ना। कॉइल जो होती है उनको यूज किया जाता है, तो उसमें एक इंडक्टेंस भी आता है ना, उसको इंडक्टर बोलते हैं। वो बाद में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बोला गया है कि रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट बाय रेजिस्टेंस इन्वॉल्व्स हायर एनर्जी लॉस। तो डीसी करंट में एनर्जी लॉसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू एसी करंट, इसलिए एसी करंट ज्यादा एडवांटेजेस है डीसी। अब ऐसा नहीं है कि सब एडवांटेजेस हैं एसी का, डीसी के ऊपर इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज इतना कम है बच्चों कि हम एसी को ही प्रेफर करते हैं ओवर डीसी, है ना। तो डिसएडवांटेज क्या है, इसको ही पढ़ लो। द ऑल्टरनेटिंग करंट गिव्स मोर सीरियस शॉक देन डीसी। तो डीसी से जो एसी है, क्योंकि इसका वोल्टेज हाइयर होता है, तो ये ज्यादा खतरनाक शॉक देता है डीसी के कंपैरिजन फॉर सेम वोल्टेज एप्लीकेशन। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, जो ईआरएमएस वैल्यू है ना। तो जो 220 वोल्ट है वो आपको सिर्फ दिख रहा है, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना वोल्टेज, कई ज्यादा वोल्टेज आपको एक्चुअली में अप्लाई होता है, तो उसमें ज्यादा खतरनाक शॉक लगेगा आपको एसी में, है ना। दिस इज बिकॉज एसी करंट फ्लोज थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एसी करंट आउटर सरफेस से फ्लो करता है, डीसी जबकि इनर सरफेस से फ्लो करता है। तो डीसी के कंपैरिजन में शॉक लगना थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली टू एसी। एसी में ज्यादा खतरनाक शॉक लगता है। लेकिन इस डिसएडवांटेज को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो एसी के फेवर में है। मतलब आपका बच्चों डीसी जो है डीसी से ज्यादा अच्छा एसी माना जाता है ना। तो बाकी सारे एडवांटेजेस को देखते हुए हम एसी ही प्रेफर करते हैं, किसके ऊपर? डीसी के ऊपर, है ना। आई होप आपको एडवांटेज क्लियर होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एसी में, कि जो वेव फॉर्म होती है वो इस तरीके से शो होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और ये एक साइकिल में 2 बार जीरो को टच करती है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, a complete wave is formed in 0.02 सेकंड। तो एक साइकिल जो है वो 0.2 सेकंड में बन जाती है।
और करंट बिकम्स जीरो ट्वाइस इन द साइकिल। तो एक साइकिल में जो करंट है वो 2 बार जीरो होती, इसलिए आपकी ट्यूबलाइट जो है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल है तो 100 बार जलती या बुझती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपकी आंखें उसको इतना ज्यादा क्या नहीं कर सकती बच्चों, कैप्चर नहीं कर सकती। तो आई होप आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर होंगे और ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो मैंने जैसा बोला कि इस चैप्टर में बच्चों बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो आपको पढ़ना है, रीड करना है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से, रीड कर लेंगे, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हुआ।